अच्छा जी, आज जो हम एरिया देखेंगे, हमने लास्ट टाइम ओवरहेड कंप्लीट किया। आज जो हम एरिया देखेंगे वो बेसिकली रिलेट करेगा किससे? मटेरियल कॉस्ट से। देखो यार, ये बात याद रखना कि मटेरियल कॉस्ट में एक एरिया तो वो है जो हमने पहले फीफो, एफको और लीफो देखा है, सही है जी। उसको भी हम इंशाल्लाह रिपीट करेंगे और हाथ के हाथ एक नया एरिया करेंगे। पहले नया वाला एरिया कर लेते हैं, उसके बाद फिर फीफो, एफको और लीफो एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे, सही। आज नए वाले एरिया की तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली क्लास में फीफो, एफको और लीफो को देख लेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट। आपको पता होगा मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है वो आइटम जो रॉ फॉर्म के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर जो भी कॉस्ट हमारी इंकर्ड होगी वो बेसिकली कहलाएगी मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट हमारे पास टोटल 3 तरह की होती है। मटेरियल कॉस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक मटेरियल की होती है परचेजिंग कॉस्ट। मटेरियल को जब आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आपकी कॉस्ट आती है जिसे आप कहते हैं परचेजिंग कॉस्ट। हमें लगता है मटेरियल की सिर्फ एक यही कॉस्ट है, क्योंकि हमने मटेरियल को परचेज किया, मटेरियल परचेज करने के अगेंस्ट में जो अमाउंट पे की वो बेसिकली मटेरियल की कॉस्ट है। अगर उसके ऊपर कोई डिस्काउंट मिल गया तो वो डिस्काउंट हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो परचेजिंग कॉस्ट क्या होगी? पहले आप रखेंगे मटेरियल के परचेज प्राइस में से आप माइनस कर देंगे डिस्काउंट। अगर परचेज प्राइस में से आप डिस्काउंट माइनस कर दें, जो बाकी अमाउंट आपके पास बचेगी वो अमाउंट होगी बेसिकली परचेजिंग कॉस्ट की। लेकिन ये बात याद रखिएगा, मटेरियल में परचेजिंग कॉस्ट के अलावा 2 कॉस्ट और भी इंकर्ड होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं मटेरियल की ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब मटेरियल को आप ऑर्डर करते हैं ना, उसके ऊपर जो कॉस्ट इंकर्ड होती है उसको आप कहते हैं मटेरियल की ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो एक आ गई मटेरियल की ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट से अगर रिलेटेड बात करें, हमने सपोज करें कोई मटेरियल जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले हम जो अमाउंट पे करेंगे वो अमाउंट पे करेंगे अकाउंटेंट फी। तो अकाउंटेंट फी जो है वो पहली कॉस्ट हो जाएगी। उसके अलावा मटेरियल आपने वहां से मंगवाया जापान से, सपोज करें वहां से लगी आपकी शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट शिपिंग कॉस्ट बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड हो गई। उसके अलावा सपोज करें आपने उस मटेरियल का इंश्योरेंस करवाया, तो उसको हम कहेंगे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। वो पाकिस्तान में आया, उसके ऊपर आपने बेयर की बेसिकली हैंडलिंग कॉस्ट। तो हैंडलिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो बेसिकली हम जब उसको उतारते हैं ना शिप से, तो उसके ऊपर जो हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह लगती है वो हैंडलिंग कॉस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड हो गई। उसके अलावा हम बात करते हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी भी बेसिकली इंक्लूड हो गई किसके ऊपर? ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर। उसके अलावा फिर आपने क्या किया? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन अगर बेयर की, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी किससे रिलेट करेगी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिलेट करेगी मटेरियल की ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ये सारी की सारी कॉस्ट मटेरियल की ऑर्डरिंग कॉस्ट से रिलेट कर रही है, तो इसे हमने रख दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह पे। उसके बाद जो कॉस्ट आएगी उसे हम नाम देंगे होल्डिंग कॉस्ट। जब आपके पास मटेरियल आ जाता है और आप उसे क्या करते हैं? अपने पास स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने से रिलेटेड कॉस्ट जो आती है वो क्या कहलाती है? मटेरियल की होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो आप मटेरियल में दो तरह की ज्यादातर जो आपकी होल्डिंग कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है। एक तो आपकी हो गई पहली वेयर हाउस कॉस्ट। वेयर हाउस कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? वेयर हाउस कॉस्ट का मतलब हुआ वेयर हाउस से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट, मतलब वेयर हाउस का रेंट हो गया, वेयर हाउस की हीट का खर्चा हो गया, उसका लेबर का खर्चा हो गया, वेयर हाउस के अंदर जो लेबर काम कर रहे हैं उसका यूटिलिटी का खर्चा हो गया। ये सारी की सारी चीजें आपकी आ गई बेसिकली वेयर हाउस कॉस्ट के अंदर। और एक कॉस्ट और आएगी आपके पास जिसे आप कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होगा कि हमने मटेरियल को अपने पास रखा। अगर हम उस मटेरियल को अपने पास ना रखते, जैसे सपोज करो यार हम मटेरियल अगर मार्केट से परचेज ना करें और अगर हम मटेरियल परचेज करें, अगर हम मटेरियल मार्केट से परचेज करते तो उसके ऊपर कैश इनकर्ड होगा, और अगर आप मटेरियल मार्केट से परचेज नहीं करते तो कैश नहीं लगेगा। हम सपोज करते हैं कि अगर हम मटेरियल मार्केट से परचेज ना करते तो उस अमाउंट को हम मार्केट में किसी जगह पे इन्वेस्ट करते, सपोज करें बैंक के अंदर, तो बैंक से हमें मिलता है इंटरेस्ट। अभी हम क्योंकि मटेरियल को अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो अमाउंट जो हमारी मटेरियल के ऊपर लग रही है वो हम मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो उसके अगेंस्ट में हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो वो जो सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट है ना, इंटरेस्ट की जो कॉस्ट सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट है, वो सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली एक अलग कॉस्ट है, और बाकी जो कॉस्ट आपने ऊपर देखी है वो सारी की सारी वेयर हाउस की कॉस्ट है। इन कॉस्ट को आप अपने पास पहले कॉपी कर लें, फिर इन कॉस्ट के बारे में आगे जाके देखते हैं कि ये मटेरियल से किस तरह आगे जाके रिलेट करेगी। ठीक। अच्छा जी, आगे की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया है वो जरा इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन है, मैंने आप लोगों को समझानी है। जरा यहाँ पे एक छोटा सा एरिया समझने की कोशिश करिएगा।
हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे लिखे हुए यूनिट्स। यूनिट्स हमारे पास कुछ इस तरह है। यहाँ पे हमारे पास, बल्कि यूनिट्स नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है जिसको हम कहते हैं डिमांड। एक हमारे पास कॉलम है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, डिमांड। डिमांड हमारी कंपनी की है 1 लाख, पूरे साल की डिमांड कितनी है, 1 लाख। फिर उसके बाद 1 लाख, फिर उसके बाद 1 लाख, फिर उसके बाद 1 लाख। यानी हमारे पास जो डिमांड है ना वो बेसिकली 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख के हमने 4 केसेस एज्यूम किए। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ है, एक जब आप ऑर्डर देते हैं तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं, सही। अगर सपोज करें हम यहाँ पे 1 लाख की क्वांटिटी का एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, या 50,000 की क्वांटिटी का एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, या 20,000 की क्वांटिटी का एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, या 10,000 की क्वांटिटी का एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये बेसिकली आपके पास अलग अलग एरिया आ गए। उसके बाद अब यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जरा इसके बारे में समझिएगा। अगर आपकी पूरे साल की डिमांड 1 लाख है और आपने एक दफा में 1 लाख यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, 1। अगर आपकी डिमांड 1 लाख है और आप 50,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, 2। अगर आप 1 लाख यूनिट्स मंगवाते हैं और एक दफा में 20,000 यूनिट्स मंगवाते हैं, तो पूरे साल में आपको नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे 5। और अगर आप 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, तो पूरे साल में आपको नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे 10। यहाँ पे हमें एक और एरिया दिया है जिसको हम कहेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। या यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर सपोज कर लेते हैं हमारे पास है 1000, सही। यहाँ पे भी हमारे पास है, बल्कि 1000 की बजाय डॉलर, बल्कि 1000 ही कर लेते, 1000। यहाँ पे भी कितनी है कॉस्ट पर ऑर्डर, 1000। यहाँ पे भी कितनी है कॉस्ट पर ऑर्डर, 1000। यहाँ पे भी कितनी है कॉस्ट पर ऑर्डर, 1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ इस तरह आएगी। अगर हम पहले वाले में देखते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे आएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 1000, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 2000, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 5000, और 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 10,000। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डेटा बन गया। थोड़ा सा और आगे आए, हम यहाँ पे दोबारा से रखते हैं डिमांड। डिमांड हमारे पास कितनी है, 1 लाख। डिमांड हमारे पास कितनी है, 1 लाख। डिमांड हमारे पास कितनी है, 1 लाख। और डिमांड हमारे पास कितनी है, 1 लाख। अच्छा जी, उसके साथ हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी ऊपर वाली रखते हैं जो ऊपर ऑर्डर क्वांटिटी रखी थी। ऑर्डर क्वांटिटी ऊपर कितनी रखी थी, पहले वाले में 1 लाख, सही है जी। दूसरे वाले में 50,000, सही है जी। तीसरे वाले में 20,000, सही है जी। चौथे वाले में 10,000, ये भी सही है। अब हम यहाँ पे ऑर्डर्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, अब एवरेज इन्वेंट्री निकालने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है जरा सुनिएगा। साल के स्टार्ट में आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया 1 लाख यूनिट्स का, पूरे साल में एक ही ऑर्डर प्लेस करेंगे जब 1 लाख यूनिट्स मंगवा रहे हैं, तो साल के स्टार्ट में आपके पास 1 लाख यूनिट्स होंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे और साल के एंड में 0 हो जाएंगे। तो पूरे साल आप 1 लाख यूनिट्स अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि पूरे साल आप 1 लाख यूनिट्स नहीं रख रहे, बल्कि ओपनिंग आप यूनिट्स रख रहे हैं 1 लाख, आखिर में हो जाएंगे 0। इसका मतलब पूरे साल जो आप एवरेज इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं वो होगी 50,000। अगर हम 50,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो पूरे साल में हम 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे। पहले 6 महीने के लिए एक ऑर्डर 50,000 का, अगले 6 महीने के लिए दूसरा ऑर्डर 50,000 का। तो अगर मैं 50,000 का एवरेज निकालना चाहूँ, क्योंकि साल के स्टार्ट में होंगे 50,000, साल के मिड में जाके हो जाएंगे 0, फिर आ जाएंगे 50,000, फिर हो जाएंगे 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एवरेज कितना आएगा, 25,000। मैं एवरेज कैसे निकाल रहा हूँ, तो 1 लाख को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से ताकि उसका एवरेज आ जाए, 50,000 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से ताकि उसका एवरेज आ जाए। 20,000 का अगर एवरेज लेते हैं तो वो कितना आएगा, 10,000। और 10,000 का एवरेज लेते हैं तो वो कितना आएगा, 5,000। आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट की बात करता हूँ तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है हमारे पास 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2। अगर हम यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट निकालना चाहें तो होल्डिंग कॉस्ट के बारे में एक बात समझिएगा। हमने पूरे साल में होल्ड किए 50,000 यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, 0.2। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 10,000। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 5,000।
10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 2,000 और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 1,000। अब जरा इसके बारे में एक छोटी सी बात सुनिएगा, ये पूरा डेटा आपको समझाने के पीछे रीजन भी है। देखिए, आपकी कंपनी अगर सोचती है कि हम ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करेंगे 1 लाख की, तो 1 लाख की क्वांटिटी ऑर्डर करने के लिए आपको पूरे साल में एक ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1,000 आएगी। लेकिन अगर आप 1 लाख यूनिट्स एक साथ ऑर्डर कर देते हैं तो मसला ये आएगा कि फिर आप पूरे साल में 1 लाख यूनिट्स एक ही दफा में मंगवा लेंगे। फिर आप जब उसको स्टोर करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत बड़े वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, जिसके ऊपर आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, 10,000। यानी एक साइड पे 1 लाख यूनिट मंगवा के अगर आप अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को सेव करना चाहेंगे तो दूसरी साइड से आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फिर आप सोचेंगे एक काम करते हैं यार, अपनी होल्डिंग कॉस्ट को सेव करते हैं और सिर्फ 10,000 यूनिट्स मंगवाते हैं, ताकि 5,000 हमें क्या, हर दफा 10-10 करके 1 लाख मंगवाएंगे, 10,000 यूनिट्स मंगवाते हैं, 5,000 होल्ड करके रखेंगे, छोटा वेयर हाउस लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी होल्डिंग कॉस्ट 1,000 आएगी। लेकिन अगर आप एक दफा में 10,000 यूनिट्स मंगवाते हैं तो आपको 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी एक साइड पे ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करना चाहेंगे तो दूसरी साइड पे आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर एक साइड पे आप अपनी होल्डिंग कॉस्ट को कम करना चाहेंगे तो दूसरी साइड से आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये दोनों कॉस्ट एक दूसरे की हम ये कह सकते हैं कि वाइस वर्सा कॉस्ट है, सही है, डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, सही है, इनवर्स रिलेशन में। ऑर्डरिंग कॉस्ट को बढ़ाएंगे, होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट को बढ़ाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा इशू है इसके अंदर। अब इसके बारे में एक छोटा सा ग्राफ, वैसे यार ज्यादातर अगर आप बुक देखेंगे ना आपको ये ग्राफ नजर आएगा, जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया है ना वो आपको वहां पे ग्राफ के थ्रू नजर आएगा। ग्राफ क्या कह रहा होगा, ग्राफ कह रहा होगा होल्डिंग कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये बन गई होल्डिंग कॉस्ट की लाइन। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वो होती है फिक्स, तो ये बन गई ऑर्डरिंग कॉस्ट की लाइन। इन दोनों के दरमियान में ये जो पॉइंट आएगा ना, ये जो यूनिट्स होंगे ये कहलाएंगे बेसिकली वो ऑप्टिमल क्वांटिटी जो आपके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन हम यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई एक साइड से अगर अपनी होल्डिंग कॉस्ट को कंपनसेट करने की कोशिश करोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ऑर्डरिंग कॉस्ट को कंपनसेट करने की कोशिश करोगे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इन दोनों को एक मिनिमम लेवल के ऊपर लेके आना है। वो मिनिमम लेवल क्या होगा, उसके लिए अभी हम आगे जाके एक अप्रोच अप्लाई करेंगे। पहले आप इसे कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं।